हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हरीश जानी सर साइकोलॉजी के यूट्यूब मंच पे। जैसा कि आपको विदित है कि जो अपन लोग डिस्कस कर रहे थे आपके शिक्षा मनोविज्ञान की जो एक सीरीज थी, उस सीरीज के अंदर जो आपका डे 6 है, इस डे 6 के अंदर अपन पढ़ने वाला है कि जो आपका समायोजन टॉपिक है, समायोजन के साथ जो आपका विशिष्ट अधिगम करता टॉपिक है, जिसमें आपका प्रतिभाशाली बच्चा है, बाल अपराधी बच्चा है, मंद बुद्धि बच्चा है, उन बच्चों के लिए कैसे कैसे गवर्नमेंट प्रयास कर रही है या फिर उनके लिए कैसी कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, उनके बारे में अपन लोग डिस्कस करने वाले। तो कहीं ना कहीं आपके दोनों चैप्टर ऐसे है कि जहाँ से एग्जाम में 2% तो आपके मान के चलिएगा। पिछली बार कहें तो आपके रीट लेवल 1 में भी 2 क्वेश्चन आए, और लेवल 2 का जो भी एग्जाम है सभी एग्जाम के अंदर आपके समायोजन और विशिष्ट अधिगम के तरह में से 2 क्वेश्चन तो आपको हर बार देखने के लिए मिले। तो आशा करता हूँ कि इससे पहले वाली क्लासेस सब आपको आराम से समझ में आई होगी। इस क्लास में भी अपन ये डिस्कस करेंगे कि इसमें से कैसे कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। भाई इसमें जो पीवाईक्यू कैसे आए, आपके फर्स्ट ग्रेड में कैसे प्रश्न आए, सेकंड ग्रेड में कैसे आए, ताकि कम से कम क्या है कि आपका बेसिक यहाँ से मजबूत हो जाएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें उत्तर इस प्रकार से देने का प्रयास करना। तो अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है हमारी क्लास के अंदर। एक बार क्लास को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपको बता दूं, क्लास शुरू करने से पहले, इस क्लास से पहले अपन लोगों ने लगभग 5 क्लासें और ले ली थी। उन 5 क्लासों के अंदर अपन लोगों ने आपके कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास, अधिगम, आपके बुद्धि और मानसिक स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, ऐसा करते करते सभी प्रकार के टॉपिकों को अपन लोगों ने कवर किया। तो आज आपके जो कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न जो आपका रीट का सिलेबस है, उस रीट के सिलेबस में आपके इतने ही टॉपिक शामिल किए गए। लगभग आपके 8 टॉपिक शामिल है रीट के टॉपिक में। 8 प्रकार के टॉपिक को अपन यहाँ पे शामिल करते हुए सभी प्रकार की क्लासों को अपन लोगों ने यहाँ पर आराम से अपन कर लिया डिस्कस। और आशा करता हूँ कि आपके मनोविज्ञान में एक भी प्रश्न यहाँ से गलत होने की गुंजाइश नहीं होगी। साथ ही में जल्दी मैं आपके लिए एक मनोविज्ञान की मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ, महामैराथन। उसके अंदर अपन ढेर सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। साथ ही आपके शैक्षिक प्रादेशिक मैराथन क्लास आ रही है, और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि अपने शिक्षण वीडियो की 5 घंटों की मैराथन क्लास पहले आ चुकी है। उसके अंदर लगभग अपन लोगों ने 250 से 300 क्वेश्चन पढ़े थे। उसमें आपका सामाजिक है, हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, सभी प्रकार की शिक्षण वीडियो को अपन लोगों ने कवर किया था। तो आशा करता हूँ कि उसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने का बिल्कुल भी चांस नहीं होगा। बस जरूर उस क्लास को एक बार जरूर देखिएगा, रिवीजन करिएगा अच्छे से, ताकि आपका बेसिक वहां से मजबूत होगी हमें प्रश्नों का उत्तर कैसे देना। ठीक है, चलिए अब अपन शुरू करते हैं आपके पहले प्रश्न को। उससे पहले जो आपकी मैराथन क्लास है, ये जो भी क्लासेज हो रही है, इन सभी क्लासेज की आपको पीडीएफ है। ये अपना टेलीग्राम नया बनाया चैनल, इसका नाम है साइकोलॉजी बाय हरीश जानी सर। इस पर आपको क्या मिल जाएगी, सभी प्रकार की जो भी अपनी पीडीएफ्स है, पीडीएफ है, नई क्लास अपडेट है, कुछ आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट है, सारे यहाँ पर आपके डाल दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई अगला देखिएगा। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। और इससे पहले एक बार कमेंट करिए कौन कौन ऐसा चाह रहा है कि सर जितना भी शिक्षा मनोविज्ञान की क्या है परिभाषाएं हैं, भाई जितने भी आपके क्या हुए मनोवैज्ञानिक हुए, उन सब ने अलग अलग क्या दी अपने भाई, अलग अलग चैप्टर्स की अलग अलग क्या दी अपने भाई डेफिनेशन दी। तो क्यों ना अपन लोग ऐसे करें कि एक ही क्लास के अंदर जितने भी मनोवैज्ञानिक अलग क्या दी डेफिनेशन दी, उन डेफिनेशन को अपन एक ही क्लास के अंदर पढ़ ले, ताकि आपके क्या हो एग्जाम में यदि एक दो डेफिनेशन आ भी जाए तो आपका क्वेश्चन वहां से गलत ना हो। तो एक बार कमेंट करिएगा सर कौन कौन चाह रहा है कि सर एक हमारे लिए क्या करो, जितनी मनोविज्ञान की क्या लिख रखी है परिभाषाएं दे रखी है, चाहे क्रो एंड क्रो की हो, वुडवर्थ हो, स्किनर हो, सभी प्रकार की परिभाषाएं अलग अलग जितने मनोविज्ञान परिभाषा दी है, उन सभी की सर परिभाषा आप एक ही क्लास में पढ़ा दो, ताकि हमारा एग्जाम में प्रश्न गलत ना हो। तो कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसके लिए आपके लिए क्लास लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। चलिए अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया आरपीसी 2025 के अंदर। ये कह रहा है जब कोई वयस्क, वयस्क का मतलब था जिसकी उम्र 18 साल प्लस होती है, जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, अपनी प्रेरणाओं और व्यवहारों को बाल्य अवस्थाओं की इच्छाओं, प्रेरणाओं और व्यवहारों के अनुकूल करता है। इसका मतलब कि बच्चा बड़ा हो चुका है, कोई व्यक्ति है, और व्यक्ति खुद को किसका महसूस कर रहा है, व्यक्ति कहीं ना कहीं कुसमायोजन को महसूस कर रहा है। तो वो खुद को समायोजन करने के लिए क्या कर रहा है, वापस अपनी बाल्य अवस्था में आ रहा है। अर्थात क्या आ रहा है, अपने कह सकते हैं वास्तविक उम्र से कम उम्र की आना, उस व्यक्ति को क्या बोलना है, पीछे की ओर आना। तो व्यक्ति क्या हो रहा है, पीछे की ओर आना। और पीछे की ओर आने का मतलब क्या होता है, यहाँ प्रतिगमन, प्रति का मतलब होता है पीछे की ओर, पीछे की ओर गमन करने वाला उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रतिगमन बोलेंगे। रूपांतरण क्या होता है, रूपांतरण आपकी कुछ भी क्या है, कोई विशेषता है, कुछ सोच है, कुछ भी आपके क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप क्या करना आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना समाज के मान्य गुणों के अनुसार। आत्मीकरण क्या होता है, आत्मीकरण होता है जैसे देखो यहाँ इंग्लिश हिंदी में कह रहा है आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब होता है जब व्यक्ति अपना परिचय, अपना परिचय किसी बहुत बड़े व्यक्ति से मांग, जैसे आपका कोई गांव का लड़का है, आपका नाम क्या है,
तो मेरा नाम तो पता नहीं, लेकिन वो मेरे गांव में जो है ना वो इतना बड़ा आदमी, हाँ वो मेरे गांव का ही है। तो जब कोई व्यक्ति अपना परिचय किसी दूसरे व्यक्ति के बराबर देने का प्रयास करता है, उससे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। और एक होता है उदात्तीकरण। इसका मतलब होता है, मान के चलो कोई बच्चा है और बच्चा स्कूल में तोड़ फोड़ करता है, गांव में तोड़ फोड़ करता है, तो उस बच्चे को बोलो कि ये एनर्जी यहाँ पर फालतू में वेस्ट मत कर, इससे अच्छा जो तेरी एनर्जी है वो कहीं आप खेल खेल में लगा, अच्छा धावक बन, अच्छा क्या बन, मुक्केबाज बन। अतः समाज के अमान्य व्यवहारों को छोड़कर समाज के मान्य व्यवहारों में उस व्यक्ति को क्या करना, परिवर्तन करना, क्या कहलाता है, उदात्तीकरण या फिर सब्लिमेशंस कहलाता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपके 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि प्रवीण स्वभाव से बहुत आक्रामक था और वह अन्य लोगों के साथ लड़ाई करता था। बाद में सामाजिक रूप से अस्वीकृत इस व्यवहार को दूर करने हेतु वह अच्छा क्या बन गया, मुक्केबाज बन गया। उसके द्वारा अपनाई गई रक्षात्मक युक्ति कौन सी, ये भी आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया। अब देखिएगा, क्या नाम इसका, व्यक्ति के बच्चे का नाम है क्या है, प्रवीण है। प्रवीण पहले से कैसा था, बहुत कह सकते हैं कि आक्रामक व्यक्ति था, गांव में स्कूल के अंदर हर लोगों को मारता करता। इसका मतलब सामाजिक रूप से अस्वीकृत व्यवहार को छोड़कर क्या करा, मुक्केबाज। इसका मतलब समाज के स्वीकृत व्यवहार को अपना रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं, उदात्तीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदात्तीकरण। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन मान चलो ऐसी कोई स्थिति जो आपको बार बार क्या दे रही हो, समस्या दे रही हो, तो उस स्थिति से कुछ समय के लिए खुद को अलग कर देना। मान के चलो आपके घर में आप 2 जने हो और हो सकता है एक इंसान आपको बार बार परेशान कराए, तो कुछ ही टाइम के लिए क्या कर लेना, अपना वहां से स्थान हटा के किसी दूसरे जगह जाके बैठ जाना, वो क्या होता है, विस्थापन होता है। ठीक है, एक होता है दमन। दमन का क्या मतलब होता है, अपनी कुछ ऐसी बातें जिनको जानबूझकर भूलना होता है, समन। जिनको बलपूर्वक भूलना क्या कहलाता है, दमन कहलाता है। अर्थात ऐसी बातें जो व्यक्ति की कहाँ होती है, अचेतन मन में होती है। उसे क्या, जैसे आपके घर में कोई पारिवारिक हादसा हो गया, उस हादसे को भूलना है। उस हादसे को भूलने के लिए आप क्या करोगे, बार बार जोर दोगे, और जोर देने के बाद वो चीजें कहाँ आ जाती है, आपके अचेतन मन में आ जाती है, उसे बोलते हैं दमन। एक होता है क्या, रिएक्शन फॉर्मेशन। ये क्या होता है, प्रतिक्रिया निर्माण होता है कि कोई आपके सामने बहुत अच्छी बात कर रहा है, लेकिन अपने अंदर क्या सोच रहा है कि ये आदमी कितना खराब है। अर्थात जब व्यक्ति सामने कुछ और होता है लेकिन मन के अंदर कुछ और सोचता है, उसे बोलते हैं प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपके आरपीसी सेकंड ग्रेड में पूछा गया। ये कह रहा है कि प्रिया अपनी सहपाठी के उच्चतम अंक आने पर उससे ईर्ष्या व घृणा करती है, किंतु वह प्रत्यक्ष रूप से हमेशा अपनी सहपाठी को उच्चतम अंक आने पर बधाई देती है, मंगल कामना करती है। ये प्रिया की कौन सी सामाजिक युक्ति है। वापस वही बात है, प्रिया क्या करती है, प्रिया अंदर तो बहुत गुस्सा आता है कि मेरे साथ पढ़ने वाली दोस्त के इतने नंबर क्यों आए, लेकिन जैसे ही सामने आती क्या कहती है, बधाई हो, तू इतनी होशियार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या है, वो रिएक्शन फॉर्मेशन कर रही है, प्रतिक्रिया निर्माण कर रही है। सामने कुछ और है लेकिन पीछे कुछ और है। ऐसे पद्धति क्या बोलते हैं अपन, प्रतिक्रिया निर्माण बोलते हैं। उदात्तीकरण क्या होती है, कि समाज के अमान्य व्यवहारों को छोड़ना और मान्य व्यवहारों को अपनाना, क्या कहलाता है, उदात्तीकरण। रूपांतरण क्या होता है, कि अपने किसी भी टारगेट को हटाकर किसी दूसरे टारगेट में चेंज करना। और एक होता है युक्तिकरण। युक्तिकरण मतलब जैसी आपके सामने कंडीशन है उसी के साथ रह लो, कि ठीक है यार, चीजें ठीक है, जैसी चल रही है वैसे चलने दो, उसे अपन क्या बोलते हैं, युक्तिकरण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला कह रहा है, एक छात्र ने पढ़ाई में असफल होने पर एक अच्छा गायक बन गया। अब देखो सौभाग्य सी बात है कि बच्चा पढ़ाई में क्या है, कमजोर है। इसका मतलब बच्चा एक क्षेत्र में कमजोर है, बच्चा एक क्षेत्र में कमजोर है, तो उसने इस एरिया को पूरा करने के लिए उसने क्या किया, अच्छा गायक बन गया। इसका मतलब क्या किया, कि एक क्षेत्र की कमी उसने क्या की, दूसरे क्षेत्र के अंदर पूरी कर ली। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, आपका सती पूर्ति कर रहा है। क्या कर रहा है, सती पूर्ति कर रहा है। बाकी विस्थापन आपको मैंने बताया है। इसका मतलब क्या होता है, प्रतिगमन, पीछे की ओर जाना। अर्थात बड़ा व्यक्ति क्या करता है, छोटे बच्चे की ओर व्यवहार को दर्शाता है। युक्तिकरण क्या होता है, जैसी समस्या उसके साथ खुद को मिलाप कर लेना। या फिर अपन कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की तीनों चीजें हैं। मान के चलो कभी कभी व्यक्ति को दुख भरी चीजें होती है, उनके साथ कहते हैं, चलो ठीक है, जैसा है वैसा मैं खुद युक्तिकरण करूंगा, मैं मेरे अकॉर्डिंग काम करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपके किसमें पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। ये कह रहा है कि असंतोष, तनाव, कुंठा और द्वंद्व को कम करने के लिए समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां कौन सी है। अब देखो, समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां 4 प्रकार की होती है। पहली पहली विधि कौन सी प्रत्यक्ष विधि, एक तो है बाधा का विनाश,
भाई या तो आप क्या करो, बाधा का विनाश कर लो, या क्या कर लो, अपने लक्ष्यों का प्रतिस्थापन कर लो। जो भी आपके टारगेट है उनका क्या कर लो, प्रतिस्थापन करो, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। या क्या कर लो, अन्य मार्गों की खोज कर लो। क्या कर लो, अन्य मार्गों की खोज कर लो। और या फिर क्या कर लो, या विश्लेषण कर लो। तो ये चार प्रकार की क्या होती है, विश्लेषण, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, निर्णय कर लो। तो ये चार प्रकार की क्या होती है, समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां होती। तो यहाँ कह रहा कौन सी प्रत्यक्ष विधि, देखो तो आपको पता है कि बाधाओं को हटाना कौन सी विधि आपकी प्रत्यक्ष विधि है, उदातीकरण आपकी अप्रत्यक्ष विधि है, आइडेंटिफिकेशन आपकी क्या है, अप्रत्यक्ष विधि है। लेकिन यहाँ कह रहा है मार्गंतीकरण, लेकिन हिंदी वर्ड क्या कह रहा है, चेंजिंग वे, जिसे कह सकते हैं कि अन्य मार्गों की खोज या फिर लक्ष्यों की प्रतिस्थापन। इसका मतलब चौथा ऑप्शन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सही दर्शा रहा है, क्योंकि ओनली फॉर ऑप्शन ए तो है ही नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और डी सही है, बाकी कौन सी दोनों अप्रत्यक्ष विधियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है, जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो वो खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। समायोजन की कौन सी युक्ति है, ये भी आपके आरपीसी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया। देखो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा खुद गलती कर रहा है, बच्चा जानबूझकर विद्यालय लेट आने का प्रयास कर रहा है। लेकिन बच्चा क्या कहता है, बच्चा कहता है कि सर मैं इसलिए लेट आया क्योंकि जो भीड़ थी ना, मैं भीड़ में, मैं ट्रैफिक में फंस गया। इसका मतलब अपनी गलती किसी और पर थोप रहा है। अर्थात अपनी गलती किसी और पे थोपना क्या कहलाता है, प्रक्षेपण। क्या कर रहा है, किसी और पे क्या कर रहा है, प्रक्षेपण कर रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं आपका प्रक्षेपण। तो प्रक्षेपण उत्तर नहीं, इसका मतलब अच्छा क्या कर रहा है, इसका मतलब बाधा को हटा रहा है, क्या नहीं हटा रहा है, समाज के व्यवहार को अपना रहा नहीं, खुद को बता रहा है पहचान नहीं, तो क्या कर रहा है, तो बच्चा इस समय औचित्य स्थापन कर रहा है कि नहीं सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो आ ही रहा था, लेकिन किसी कारण से मैं भीड़ में फंस गया था, लेकिन जानबूझकर बच्चा लेट आया। इसका मतलब क्या कर रहा है, बच्चा कहीं ना कहीं आपके साथ में औचित्य को स्थापन कर रहा है कि सर ये ऐसी बात है, ऐसा कारण हुआ था, इसीलिए सर मैं लेट हो गया। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला कह रहा है, एक विद्यार्थी जो पढ़ाई में खराब प्रदर्शन कर रहा है वह अपने अध्यापकों और सहपाठियों के प्रति बहुत आलोचनात्मक है। अहम रक्षा का ये मानसिक प्रक्रम क्या कहलाता है। ये भी आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के अंदर दिसंबर 2024 इतिहास के पेपर में पूछा गया। देखो एक बच्चा है जो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, बहुत खराब है, वो सही ढंग से क्या नहीं कर पा रहा, पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। और वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो अध्यापक है ना और मेरे साथ पढ़ने वाले हैं ना, उनकी बहुत क्या करता है, वो आलोचना करता है। इसका मतलब उनकी गलतियां निकालता है कि मेरे को पढ़ाने वाले गुरुजी और साथ पढ़ने वाले बच्चे क्या है, वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशान करते हैं, उनके कारण मैं कभी क्या नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं सही ढंग से पढ़ नहीं पाता हूँ। इसका मतलब बच्चा पढ़ खुद नहीं रहा है, लेकिन अपनी गलती नहीं मानकर क्या कहता है कि गलती तो हमारे गुरुजी की है, गलती मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चों की है। इसका मतलब क्या कर रहा है, अपनी गलती किसी और पर थोप रहा है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसे मैं कहूंगा प्रक्षेपण। क्या बोलूंगा, प्रक्षेपण कहूंगा। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई। आक्रामकता क्या होता है, आक्रामकता का मतलब होता है कि यदि आपके सामने कोई हिंसा कर रहा है, यदि आपके सामने कोई हिंसा कर रहा है, उस हिंसा से खुद को बचाने के लिए खुद भी क्या करना, दूसरे के प्रति हिंसात्मक व्यवहार करना, उसे बोलते हैं आक्रामकता व्यवहार। मान के चलो कोई व्यक्ति आपको 4-5 मार ही रहा है, लेकिन आपको लगता है कि मैं शांत रहूंगा तो और मारेगा, फिर आपने वापस उसको मारना स्टार्ट किया। इसका मतलब कि वो वहां से भाग जाएगा। अर्थात अपने हिंसात्मक व्यवहार को या फिर अपनी हिंसा से खुद को बचाव करने के लिए खुद हिंसात्मक व्यवहार को दर्शाना क्या कहलाता है, आक्रामकता कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला कह रहा है, एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना है। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन की प्रक्रिया कौन सी, ये आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया। एक बच्चा है जो क्या बनना चाह रहा है, चिकित्सक बनना चाह रहा है, जो उसका बड़ा क्या था, सपना था, लेकिन किसी कारण से नहीं बन पाया, तो वो क्या बन पाया, आपके लैब टेक्नीशियन बन गया। इसका मतलब उसका टारगेट तो ये था, लेकिन उसने टारगेट का क्या किया, प्रतिस्थापन कर दिया। क्या किया भाई, टारगेट को उसने प्रतिस्थापन कर दिया। तो क्या कह सकता हूँ, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन कर लिया उसने। क्या किया, उसने लक्ष्यों का प्रतिस्थापन कर लिया। भाई ऐसे मान लो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हो, लेकिन आपको लगता है यार नहीं सेकंड ग्रेड में बेड़ा पार नहीं होगा, कोई मतलब है नहीं,
तो आपने रीट थर्ड ग्रेड की तैयारी कर ली। इसका मतलब क्या किया कि आपका मुख्य रूप से क्या था, टारगेट यह था, लेकिन आपने टारगेट क्या कर लिया, प्रतिस्थापन कर लिया। तो उससे बोलेंगे उच्च टारगेट को छोड़कर निम्न की ओर आना, वो क्या कहलाता है, आपका लक्ष्यों का प्रतिस्थापन कहलाता है, जो कहीं ना कहीं आपके समायोजन की प्रत्यक्ष विधि को यहाँ पर क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला। आत्मीकरण क्या होता है कि अपना परिचय किसी ऐसे बड़े व्यक्ति से देना जिसका समाज में बहुत बड़ा नाम हो या पद प्रतिष्ठा हो। दमन क्या होता है, दमन होता है कि अपनी कुछ बातों को जानबूझकर भुलाना। जैसे आपका क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, आपके घर में कोई पारिवारिक हादसा हो गया, उन बातों को भूलने के लिए क्या करना, बार बार अपने मस्तिष्क पर जोर देना, ताकि क्या करे, वो आपके अचेतन मन में बातें चली जाए। और प्रतिगमन का मतलब क्या होता है कि बड़े व्यक्ति द्वारा छोटे बच्चों की ओर क्या करना, व्यवहार को दर्शाना, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिगमन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति अपने दुखद बातों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा लेता है, समायोजन की कौन सी युक्ति, ये आपके कह सकते हैं ग्रेड थर्ड में पूछा गया 2023 के अंदर। अब देखो, व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी ऐसी बातें जो उसको बार बार क्या दे रही है, जो उसको बार बार कष्ट दे रही है, और उन बातों को भूलने के बाद क्या कर रहा है, अचेतन मन में दबा रहा है, अर्थात अनकॉन्शियस माइंड में दबा रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, उसे क्या बोलेंगे, दमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दमन। अर्थात अपने अचेतन मन में क्या करना, दबाना। तो द से दबाना, द से दमन। भाई जैसे आपके घर में कोई पारिवारिक हादसा हो गया, तो क्या करोगे आप, हादसों आपको जिंदगी निकालनी पड़ेगी उसके बिना, लेकिन क्या करोगे आप उन बातों को भूलने के लिए बार बार प्रयास करोगे, और बातें कहाँ डाल दोगे, अपने अचेतन मन में डाल दोगे। उसको बोलते हैं दमन। विस्थापन क्या होता है, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन तक जाना। एक परिस्थिति आपको परेशान करी तो दूसरी जगह चले जाओ। प्रतिगमन होता है पीछे की ओर आना, और प्रक्षेपण क्या होता है, अपनी गलती किसी दूसरे पर थोपना। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके रीट लेवल 1 में पूछा गया, जो आपका 2023 का पेपर हुआ था। वहां कह रहा है कि रिद्धिमा ध्यान की कमी से क्या है, पीड़ित है, अर्थात रिद्धिमा अपने काम के अंदर अवधान नहीं कर पा रही है। वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है समाजन को। इसका मतलब क्या है कि रिद्धिमा बड़ी लड़की है, लेकिन वो क्या कर रही है, लेकिन वो अपने व्यवहार को छोटे बच्चों की ओर क्या कर रही है, आपके सामने परिवर्तन कर रही है। इसका मतलब क्या है कि रिद्धिमा बड़ी है, लेकिन बड़ा व्यक्ति क्या कर रहा है, छोटे बच्चों की ओर क्या कर रहा है, अपने व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात पीछे की ओर आ रहा है। और वो क्या कहलाता है, आपका प्रतिगमन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिगमन कहलाता है। तो प्रश्न का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दमन आपको पता है कि जानबूझकर बातों को क्या करना, अपने अचेतन मन में डालना। आक्रमण क्या होता है कि किसी हिंसा से बचने के लिए अपने हिंसात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करना। और अवसाद क्या होता है भाई, अवसाद होता है कोई व्यक्ति या फिर कोई काम है, उस काम को आप सही ढंग से नहीं कर पा रहे, आपने एक ही काम को बार बार कर और फिर भी काम नहीं हो रहा, तो व्यक्ति किस में चला जाएगा, तो व्यक्ति आपके डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला भी आपके ग्रेड थर्ड के अंदर हिंदी वाले पेपर में पूछा गया है कि 8 वर्षीय बालक जो अपने छोटे भाई की तरह घुटनों की कैसे चलता है, घुटनों पर चलता है, ये किसका उदाहरण है। अरे बच्चा बड़ा है, 8 वर्ष का बच्चा है, जो क्या कर रहा है, जो छोटे बच्चों की ओर चलने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बड़ा व्यक्ति छोटे बच्चों की तरह अपने व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब पीछे की ओर आ रहा है। वो क्या कहलाता है, आपका प्रतिगमन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिगमन कहलाता है। उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये तो तय है कि आपका रीट का चाहे कोई पेपर हो, चाहे आपका लेवल 1 का हो चाहे लेवल 2 का हो, एग्जाम में एक पक्का तो प्रश्न यहाँ से है। समायोजन की जो प्रत्यक्ष युक्तियाँ है, अप्रत्यक्ष है, आपकी आक्रामक है, और एक आपकी कौन सी अपन कह सकते हैं कि आपके क्षतिपूर्ति उपाय, वहां से एक प्रश्न तो पक्का ही पक्का आना। ठीक है, इसलिए इसको आराम से पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो एक बात समझिएगा कि आपके लिए जो शिक्षण विधिया है, इस शिक्षण वीडियो की मैं आपके लिए माँ मैराथन क्लास आपको पता है यूट्यूब पे लेके आ चुका हूँ। इस क्लास को जरूर देखिएगा, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इसके अंदर अपन लोगों ने हिंदी की, अंग्रेजी की, सामाजिक विज्ञान की, आपके साइंस की, और सबसे बड़ी बात आप गणित की, पांचों विषय की अपन लोगों ने शिक्षण वीडियो को यहाँ पर हल किया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी प्रश्नों को आराम से हल करोगे यदि आपने इस क्लास को देखी हो तो। जरूर आपके 5 घंटों क्लास है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम भूमिका अदा करने वाली है, और आपके लिए रामबाण ये क्लास साबित होने वाली है। इसी के साथ में नई क्लास आपके लिए शैक्षिक प्रदेशिक लेकर आ रहा हूँ मैराथन, और मनोविज्ञान की भी मैराथन क्लास है लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला भी आपके कौन से ग्रेड थर्ड में पूछा है, संस्कृत पेपर में क्या कह रहा है कि समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
आपके सामने 4 ऑप्शन है समायोजन के बारे में, कौन सा कथन गलत है। पहला क्या कह रहा है कि समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव और चिंता उससे घिरा रहता है, बिल्कुल रहता है, बिल्कुल बात सही कह रहा है। समायोजन व्यक्ति को क्या करता है, समायोजन व्यक्ति को संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। यह समस्या का समाधान करता है, बिल्कुल करता है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, अरे भाई समायोजन जब तक व्यक्ति मरेगा नहीं, व्यक्ति के जीवंत पर्यंत निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया क्या समायोजन है। समायोजन कभी भी रुकता नहीं है, जब तक व्यक्ति जिएगा तब तक उसके किसी न किसी स्टेज के अंदर क्या होगा, उसका समायोजन होगा। भाई ऐसा तो है नहीं व्यक्ति 1 साल के बाद समायोजन करना भूल जाएगा, नहीं। अर्थात जब तक व्यक्ति जिएगा तब तक किसी न किसी अवस्था में क्या होगा, व्यक्ति का समायोजन होगा। अर्थात समायोजन व्यक्ति की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आपके रीड थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया है कि तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं कि तनाव को कम करने के लिए अपने अनकॉन्शियस माइंड को यूज करना, जिसमें समायोजन की विभिन्न प्रकार की विधियों को प्रयोग करना, चाहे आपकी प्रत्यक्ष विधि हो चाहे आपकी अप्रत्यक्ष विधि हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, रक्षात्मक युक्तियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्षात्मक युक्तियां बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, ये भी आपकी समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के अपने खुद को समायोजन करने के लिए अपने अनकॉन्शियस माइंड का यूज करना, वो क्या कहलाता है, आपकी रक्षात्मक युक्तियां कहलाती है, डिफेंस स्ट्रेटजी कहलाती है। आपको अच्छे से पता है, ये आपकी युक्तियां प्रत्यक्ष होती है, अप्रत्यक्ष होती है, आक्रामक उपाय वाली होती है और क्षतिपूर्ति उपाय वाली होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो आपकी ग्रेड थर्ड साइंस में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। अर्थात आपको पता है कि समायोजन की प्रत्यक्ष 4 विधियां है। 4 विधि कौन कौन समायोजन की, एक आपकी विधि है बाधाओं का निराकरण करना, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, अन्य मार्ग की खोज, एक होता है विश्लेषण या फिर निर्णय करना। तो 4 प्रकार की आपकी प्रत्यक्ष विधि है। ये कह रहे हैं चारों में से कौन सी आपकी प्रत्यक्ष विधि है। तो आपको पता है कि दमन होता है जानबूझकर अपनी बातों को भूलना और कहाँ डालना, अचेतन मन में डालना। तो ये आपकी कैसी विधि, ये आपकी अप्रत्यक्ष विधि है। प्रक्षेपण क्या होता है कि अपना दोष किसी दूसरे पर डालना, ये भी कैसी विधि है, आपकी अप्रत्यक्ष विधि है। प्रतिगमन मतलब क्या होता है कि बड़े बच्चे द्वारा छोटे बच्चों की तरह व्यवहार को प्रदर्शित करना, ये भी कैसी विधि है, आपकी अप्रत्यक्ष विधि है। लेकिन लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना, ये कैसी विधि है, ये आपकी समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। अर्थात जो आपके टारगेट आपको आरएस बनना, लेकिन किसी कारण आरएस नहीं बन पाए, तो आप शिक्षक बन के क्या करते हैं, अपने जीवन में समायोजन को अपनाते हैं, उसे बोलते हैं लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है। ये भी आपकी रीट 2022 में पूछा गया। एक व्यक्ति है, उसके सामने 2 क्या विपरीत इच्छाएं हैं, उनमें से किसी एक इच्छा को चुनना, वो क्या कहलाता है। द्वंद्व, कुंठा, चिंता, दबाव। देखो दबाव तो क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे 2 घंटों में 4 पार्ट याद करने, इसका मतलब आपके पास में समय फिक्स है, आपके पास में काम फिक्स है। यदि व्यक्ति अपने समय और आवश्यकता के अनुसार किसी कार्य को नहीं कर पाता है, उस समय व्यक्ति क्या करता है, स्ट्रेस को फील करता है। मैंने कहा मुझे 2 घंटों में चैप्टर याद करना है और आप 2 घंटों में चैप्टर याद नहीं कर पाते, तो आप किसका होता है शिकार, आप स्ट्रेस का शिकार होते हैं कि यार नहीं नहीं तो पता नहीं सर क्या करेंगे, सर मारेंगे या घर पे फोन कर देंगे। तो व्यक्ति किसका शिकार होता है, स्ट्रेस का होता है। चिंता क्या होती है, एंजाइटी। चिंता तब होती है जब व्यक्ति अपनी सफलता असफलता या फिर समाज में अपनी किसी प्रतिष्ठा को लेकर क्या कर रहा हो, दबाव महसूस कर रहा हो। मान के चलो आपको लगता है कि यार ये मेरा रीट का एग्जाम पास नहीं हुआ, नहीं तो पता नहीं मेरा समाज में क्या होगा क्या नहीं हुआ। इसका मतलब आप अपनी सफलता असफलता या फिर सामाजिक परिस्थितियों को क्या कर रहे हो, उनके दबाव में खुद के अंदर किसका पैदा करो, आप चिंता को पैदा करो, उसे बोलते हैं एंजाइटी। फिर कौन सा होता है, कुंठा। कुंठा का मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन। ये क्या होता है कुंठा, मान के चलो आप रीट का एग्जाम हो सकता है, देखो मैं चाहूँ आपका एग्जाम पहली बार में निकल जाए, और मेरी ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि ये एग्जाम आपका सबका क्लियर हो जाए जो अपनी क्लास से देख रहा है। अब देखो यहाँ कह रहा है कुंठा। अब मान के चलो कोई व्यक्ति है, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, एक्स नामक का व्यक्ति है जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा है। उस बंदे ने 2018 का एग्जाम दिया पुलिस का, 19 का दिया, 20 का दिया, 21 का दिया, 22 दिया, 23 दिया, 24 दिया, 25 दिया। अर्थात वो 7 साल से 8 साल से एक ही भर्ती की एग्जाम दे रहा है, बाकी किसी भर्ती पे फोकस नहीं कर रहा है।
अर्थात जब किसी व्यक्ति द्वारा एक ही कार्य को बार बार किया जाता है लेकिन फिर भी उसके अनुसार उसको परिणाम नहीं मिलता है, तब व्यक्ति क्या होता है, कुंठा का शिकार हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। इसलिए एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही काम को बार बार करने पर उसके इच्छा अनुसार परिणाम न मिलने पर व्यक्ति क्या होता है, आपके कुंठा का शिकार हो जाता है। फिर बचता है द्वंद्व। द्वंद्व होता है किसी दो स्थितियों में से एक स्थिति चुनना क्या कहलाता है, द्वंद्व कहलाता है, जो आपके तीन प्रकार का होता है। एक होता है उपागम। उपागम अर्थात जब व्यक्ति के सामने दोनों कंडीशन कैसी हो, आपकी धनात्मक हो, उसे बोलते हैं उपागम। उपागम इसका मतलब आपके सामने दो सुंदर कन्या है, किसी एक का क्या करना, चुनाव करना है, या आपके सामने दो क्या लगी, एक साथ नौकरी लग गई, दोनों का वेतन एक जैसा है, तो दोनों में से एक नौकरी की चुनना क्या कहलाता है, उपागम। उपागम एक होता है ग्राह्य। ग्राह्य एक होता है उपागम। एक होता है पद्धति। पद्धति जिसमें क्या होता है, आपके सामने दोनों कंडीशन कैसी हो, नकारात्मक हो, कि ना तो मुझे पढ़ाई करनी ना मुझे काम करना, अर्थात दोनों पढ़ाई, दोनों कैसी आपकी नकारात्मक स्थिति है। एक होता है उपागम परिहार, अर्थात दोनों आपके सामने कैसी हो, पॉजिटिव हो एक, तो एक कैसी हो, नेगेटिव हो। अर्थात मुझे गलती माननी है कि सर मैंने गलती की है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने गलती मानी तो मुझे सर मार सकते हैं। अर्थात एक बच्चे द्वारा क्लास में गलती करने पर अपनी गलती को मानना तथा वापस से क्या करना, सर से मिलने वाले पनिशमेंट से भागकर अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना, तो वो कैसी होती आ जाती है, आपकी नकारात्मक प्रवृत्ति हो जाती। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, पहला। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला भी आपके 2016 के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि तनाव को घटाने व समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां कौन सी है। तो आपको अच्छे से पता है कि समायोजन की 4 प्रकार की प्रत्यक्ष विधियां है। कौन कौन सी आपको पता है कि लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है, बिल्कुल है, बाधाओं को दूर करना बिल्कुल है, अन्य मार्ग खोज बिल्कुल है, और एक कौन सी आपकी विश्लेषण या फिर क्या है, निर्णय है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं है, बाकी सही है। उदातीकरण क्या है, उदातीकरण आपके सामाजिक के अमान्य व्यवहार को छोड़ना और मान्य व्यवहार में बच्चों को परिवर्तन करना, तो ये कैसी, ये आपकी समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि है। तो इसका मतलब ए बी डी इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला कह रहा है कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। ये परिभाषा किसने दी, ये भी आपके फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया कि समायोजन ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई जीवधारी अर्थात कोई व्यक्ति है, वो अपनी आवश्यकताओं के साथ सही ढंग से वातावरण में अपना क्या करता है, जीवन यापन करता है, बैलेंस करता है। ये परिभाषा देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था, आपका शेफर था। कौन था, शेफर इस परिभाषा को देने का प्रयास करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। अरे भाई, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, 130 प्लस होती है, ऐसा कौन कहता है, स्किनर कहता है। और एक मनोवैज्ञानिक का क्या नाम अपने टर्मन कहता है जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी 140 प्लस होती है। स्किनर कहता है जिसकी बुद्धि 130 प्लस होती है, लेकिन अपन ये मानते हैं कि जो भी 130 प्लस वो बच्चे कैसे होते हैं, आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। उन बच्चों के लिए आपको शिक्षा व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, ये आपके सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है। तो आपको पता है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, खाली समय में उन बच्चों से निबंध करवाने चाहिए, उन बच्चों की अलग अलग क्या करवानी चाहिए, प्रतियोगिताएं करवाने चाहिए। इन प्रकार की सभी प्रकार की ये जो काम करते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, संवर्धन कार्यक्रम बिल्कुल बच्चों के लिए करना चाहिए। फिर क्या है, उन बच्चों में गति प्रदान करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, एकदम बात सही कह रहा है। पुल आउट दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है कि बच्चों को बार बार क्या करना, बार बार बताना कि अच्छा तू इसमें और अच्छा कर सकता है, बच्चे को और बार बार प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी बच्चों में करना चाहिए। लेकिन उपचार किसको करना चाहिए, बच्चा है ऑलरेडी होशियार है, उपचार उसका करते हैं जिसमें कुछ कमियां होती है। कमियां किसमें होती है, या तो आपका बच्चा कैसा, आपका अपराधी बच्चा है, या फिर आपका कैसा है, मंद बुद्धि वाला बच्चा है। उन बच्चों के लिए अपन क्या करते हैं, उपचार करते हैं। इसका मतलब ए बी सी सही है, बाकी वाले गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ए बी और सी अपन किसके लिए प्रयोग करते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन उपचारात्मक किसके लिए करते हैं, अपन अपराधी बच्चों के लिए। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शिक्षक अपनी क्लास में एक समस्या को रखता है और विद्यार्थियों को उस समस्या के जवाब में अपने विचार अपसारी रूप से, अपसारी का संबंध किससे होता है, आपको पता है, सृजनात्मक चिंतन से होता है। कैसे होता है, अपसारी का संबंध होता है आपके सृजनात्मकता से। किससे होता है, सृजनात्मकता से होता है।
और अभिसारी का संबंध किससे होता है? आपके बुद्धि से होता है। किससे होता है? बुद्धि से होता है। तो यहाँ कह रहा है एक गुरुजी हैं अपने क्लासरूम में एक बच्चे को समस्या प्रस्तुत करते हैं और विद्यार्थियों को उन समस्या के जवाब में अपने विचार अपसारी रूप से क्या करना है? चयन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी विचारों को बाद में मूल्यांकन हेतु रिकॉर्ड किया जाता है। फिर कह रहा है कि सृजनात्मकता को प्रोन्नत करने हेतु शिक्षक द्वारा उपयोग में ली गई विशिष्ट प्रविधि को क्या कहा जाता है? पहला कह रहा है सिनेटिक्स, दूसरा है थिंक पेयर शेयर, तीसरा है मस्तिष्क उलझन, चौथा है जिग्सा। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि शिक्षक क्या कर रहा है, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी गुण को बढ़ाने के लिए शिक्षक बच्चे को क्या कर रहा है? प्रोत्साहन, कुछ समस्या दे रहा है। इसका मतलब बच्चा समस्या का समाधान करेगा। तो मैंने आपको कल पढ़ाया था शिक्षण वीडियो क्लास के अंदर, यदि आपको पता हो कि एक विधि है ब्रेन स्टॉर्मिंग, उसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसका हिंदी में नाम होता है मस्तिष्क उलझन। और ये देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? ओसबर्न था। कौन था? ओसबर्न। और ओसबर्न क्या कहता है कि यदि किसी बच्चों के अंदर अपसर चिंतन का पता करना है तो बच्चे को क्या करो? एक समस्या दो। बच्चा उस समस्या का समाधान अपनी मानसिक संक्रियाओं के माध्यम से करेगा, जिसके माध्यम से अपन बच्चों में किस गुण का पता कर सकते हैं कि बच्चा सृजनशील है या फिर नहीं है। अर्थात सृजनात्मकता को पता करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? अपन ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का प्रयोग करते हैं। फिर कौन सी? थिंक पेयर। थिंक पेयर में क्या होता है कि सभी बच्चे ग्रुप में अपने आपस में बैठकर और किसी एक विषय वस्तु पर सोचते हैं। तो यहाँ पर सोचना कभी भी अपसर चिंतन का प्रकार है नहीं होता है। जिग्सा क्या होता है? जिग्सा भी क्या करता है? कहीं ना कहीं आपके सामाजिक अध्ययन की विधि है, जिसमें बच्चे की क्या होती है? जिज्ञासा होती है कुछ काम करने की, और आपस में प्रश्नों को हल करते हैं, किसी प्रश्नों को यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, किसी सामान्य जानकारी को, फिर उस जानकारी को आगे क्या करते हैं? प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। मैं फिर कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं आपके प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, निगमन विधि होती है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है आपके किसके लिए? क्रिएटिविटी बच्चों के लिए, और एक होती है आगमन विधि जो किसके लिए होती है? सामान्य बच्चों के लिए। एक विधि होती है अपने कौन सी? डेक्रोली विधि, जो किसके लिए होती है? मंद बुद्धि बच्चों के लिए होती है। ठीक है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्राम वाल्स के अनुसार संभावनाओं को तलाशना, उनका विचार उत्पन्न करना, उनको अस्पष्टता और लचीलापन को आने देना, ये सृजनात्मकता चिंतन प्रक्रिया के किस चरण के अंदर आता है? ये भी आपके सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया। देखो, ग्राम वाल्स एक मनोवैज्ञानिक है। जो ग्राम वाल्स क्या कहता है कि यदि बच्चे में सृजनात्मक विशेषता को बढ़ाना है तो बढ़ाते समय कम से कम आपको बच्चे की 4 प्रकार के स्टेज को यहाँ पर फॉलो करना ही करना पड़ेगा। तो ग्राम वाल्स के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन कुल कितने चरण है? कुल 4 चरण है। इनकी ट्रिक क्या है? इनकी ट्रिक है कि ताऊ प्रदीप का सत्य है। क्या ट्रिक है इसकी? इसकी ट्रिक है ताऊ प्रदीप का सत्य है। क्या है? ताऊ है जो आपके प्रदीप का सत्य। इसका मतलब ता से याद करो तैयारी। क्या याद करो? ता से याद करना आपको तैयारी। ऊ से याद करना आपको उद्भवन। क्या याद करना है? उद्भवन। प्रदीप से आपको याद करना है प्रदीपन। क्या याद करना है? प्रदीपन। और सत्यापन से आपको क्या याद करना है? सत्य से याद करना आपको सत्यापन। अर्थात इसका मतलब क्या है कि बच्चे के सामने कोई समस्या है और यदि बच्चा उस समस्या के बारे में क्या कर लेता है? यदि बच्चा उस समस्या के बारे में जान लेता है, अर्थात समस्या के बारे में जानना या फिर समस्या को पहचानना क्या कहलाता है? उस बच्चे की तैयारी कहलाती है। फिर है उस समस्या को समाधान करने के लिए अपने मस्तिष्क में क्या लेके आने? नए नए विचार लेके आने। कुछ नए नए विचार लेके आनी, कुछ नई नई संभावना को तलाशना है, कुछ नए नए क्या बनाने? अपने मस्तिष्क प्रतिबिंब को बनाना है। वो क्या कहलाता है? उद्भवन कहलाता है। जैसे ही उसके विचार आए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा उस विचार मिल जाएगा, अर्थात समस्या का अचानक मिलना। क्या मिलना? समस्या का अचानक मिलना किस में आएगा? आपका प्रदीपन में आएगा समस्या का मिलना। जैसे ही बच्चे को समस्या मिल जाएगी, उस समस्या का क्या करना? सत्यापन करना कि समस्या सही है या फिर नहीं है, अर्थात समस्या का परीक्षण करना किस में आएगा? आपके सत्यापन में आ जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है कि नए विचारों को तलाशना, नए विचार उत्पन्न करना। अब देखो भाई, नए विचार उत्पन्न करना किसका भाग है? आपके उद्भवन का भाग है। किसका भाग है? उद्भवन। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके 3 नंबर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रतिपन में आपकी समस्या का समाधान मिलना, सत्यापन में क्या होना? समस्या को चेक करना, समस्या सही है कि नहीं है, और तैयारी में क्या होती है? समस्या का पहचान करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको आराम से पढ़ के जाना, हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न छप जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई।
अगला क्वेश्चन आपके 2018 में प्रश्न आया, क्या कह रहा है? अभिरुचि। अभिरुचि का मतलब क्या होता है? एक ही मतलब होता है, ऐसी कोई विषय वस्तु जिसके प्रति क्या हो, आपका महत्वपूर्ण लगाव हो। यदि आप किसी विषय वस्तु के प्रति क्या करते हो, महत्वपूर्ण लगाव करते हो, उसे बोलते हैं अभिवृत्ति। क्या बोल, अभिरुचि। एक वर्ड है अभिवृत्ति। अभि का वृत्ति मतलब होता है कि दूसरों के प्रति आपकी सोच। क्या मतलब होता है? दूसरों के प्रति आपकी सोच क्या, किसी व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति आपकी सोच क्या, वो क्या कहलाती? अभिवृत्ति। उपलब्धि क्या कहलाती है? कि आपने क्या क्या चीज़ों ग्रहण किया, आपके ग्रहण करने का स्थान क्या है, ग्रहण करने की आपकी उपलब्धि क्या है। लिंग आपका पुल्लिंग हो सकता है, स्त्रीलिंग हो सकता है, या फिर कोई भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ कह रहा कि अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि, लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र है, अर्थात कौन सी विभिन्नता को दर्शाता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है व्यक्ति की ऐसी विशेषता जिसमें व्यक्ति दूसरों से खुद को थोड़ा सा अलग पाता है, या तो सामान्य पाता है, या उच्च स्तर का पाता है, या निम्न स्तर का पाता है। अर्थात प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, प्रत्येक बच्चे की रुचि अलग है, अभिवृत्ति अलग, उपलब्धि अलग। अर्थात प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विभिन्नता वाला है। इसका मतलब ये आपके किसको दर्शाता है? ये आपके व्यक्तिक विभिन्नता को दर्शाता है। किसको दर्शाते हैं? व्यक्तिक विभिन्नता को दर्शाते हैं। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि सृजनात्मकता प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। ये भी आपके आरपीसी सेकेंड गेट 2025 के अंदर प्रश्न पूछा है। तो आपको पता है ग्राहम वाल्स क्या कहता है? ग्राहम वाल्स कहता है कि मेरे अनुसार सृजनात्मक प्रक्रिया के 4 चरण हैं। कौन कौन से कहता है? तो आपको अच्छे से पता, सबसे पहले कहता है तैयारी। तो वो क्या कहते हैं? तऊ प्रदीप का सत्य है। तैयारी के बाद कहता है उद्भवन। उद्भवन का दूसरा नाम हिंदी में क्या होता है? अंतः संचयन होता है। क्या मतलब होता है? अंतः संचयन होता है। फिर तीसरा क्या नाम देता है? प्रदीपन नाम देता है। क्या देता है? प्रदीपन का मतलब होता है समस्या का समाधान मिलना। और आपको पता है कि अंतर्दृष्टि में क्या मिलता है? आपको सूझ के माध्यम से समस्या का समाधान मिलता है। और फिर होता है आपका सत्यापन। सत्यापन का मैं क्या कह सकता हूँ? मतलब इसको मूल्यांकन भी कह सकता हूँ। क्या करना? सत्यापन का मतलब चेक करना, उसका मूल्यांकन करना, उसका परीक्षण करना। तो ये आपके 4 चरण बताए थे। तो आपको पता है सबसे पहले पहले क्या आता है? सबसे पहले पहले आपके आता है तैयारी। इसका मतलब तैयारी इसमें है, तैयारी इसमें, इसमें। दूसरे में क्या आता है? उद्भवन या अंतः सचिन। तो इस दोनों में है नहीं। तीसरे में आएगा आपके क्या? तीसरे में आएगा आपका अंतर्दृष्टि। ठीक है, अंतर्दृष्टि आ गया। मूल्यांकन सबसे बाद में आता है। तो सबसे पहले क्या करता है? तैयारी करता है, फिर अंतर संचयन करता है, फिर अंतर्दृष्टि का प्रयोग करता है, उसके बाद विस्तार करता है, और फिर क्या करता है? मूल्यांकन करता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनात्मकता की विशेषताओं में कौन सा कथन सही नहीं है। ये आपके रीट लेवल 2 2025 में पूछा गया है कि क्रिएटिविटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है आपका सही नहीं है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो आपको पता है कि जो बच्चे में कैसी होती है, जिस बच्चे में क्रिएटिविटी का गुण होता है, बच्चा साहसी भी होता है और खुली सोच का होता है, बिल्कुल बात सही है। ऐसे बच्चों में ईगो होता है, क्योंकि ईगो क्या करता है? ईगो हमेशा बच्चे को वास्तविकता के अंदर जीना सिखाता है। इसका मतलब आप में बिल्कुल होता है, ईगो की भागीदारी बिल्कुल होती है। सृजनात्मकता को बुद्धि से अलग नहीं कर सकते। यदि आपने सृजनात्मकता को बुद्धि से अलग किया है तो आप किसी नवीन वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाओगे। फिर क्या कह रहा है कि सृजनात्मकता और विद्यालय उपलब्धि का मतलब होता है प्रतिभाशाली। क्या मतलब होता है? विद्यालय उपलब्धि मतलब होता है प्रतिभाशाली बच्चा। तो कह रहा है कि सृजनात्मकता और विद्यालय उपलब्धि परस्पर संबंधित है, नहीं है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक प्रतिभाशाली बच्चा आपका सृजनशील हो, यह कोई भी कंपलसरी बात नहीं है। प्रत्येक सृजनशील बच्चा प्रतिभाशाली हो ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है। और प्रत्येक प्रतिभाशाली बच्चा सृजनशील हो ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं है। हमेशा ध्यान रखने का प्रयास करना। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सृजनात्मकता के संबंध में सही नहीं है। ये भी आपके वापस फर्स्ट ग्रेड में पूछा है। तो आपको पता है कि सृजनात्मकता अभिव्यक्ति पूर्ण व्यक्तिता होती, बिल्कुल। व्यक्ति क्या करता है? इसमें स्वतंत्र रहता है, बिल्कुल रहता है। अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील होते हैं, इसका मतलब सभी प्रतिभाशाली बच्चे सृजनशील होते हैं क्या? सभी प्रतिभाशाली बच्चे सृजनशील नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है। सृजनात्मकता विषय विशिष्ट होता है, विशिष्ट नहीं होता है, बल्कि सामान्य प्रकृति का होता है। मतलब क्या होता है? किसी विषय के ऊपर आप सृजनात्मकता नहीं कर सकते हो। फिर क्या कह रहा है?
सृजनात्मक चिंतन लचीला होता है, खोजपूर्ण बिल्कुल होता है, लेकिन सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखने का प्रयास करें। यहाँ क्या कि सभी वर्ड आ गए। हो सकता है कि कुछ बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील होते हैं, लेकिन सभी बुद्धिमान बच्चे सृजनशील हो ऐसा कोई भी कंपलसरी यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला भी आपके रीट में है 25 में। क्या कह रहा है कि सृजनात्मकता प्रक्रिया में यूरेका क्षण किस अवस्था को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, सृजनात्मकता प्रक्रिया में यूरेका क्षण किस अवस्था को कहा जाता है। कैसा आपके यूरेका क्षण, क्या इतना प्रश्न। देखो आपको पता है कि सृजनात्मकता प्रक्रिया के 4 चरण है। पहला चरण कौन सा आपको अच्छे से पता है, तैयारी। दूसरा चरण आपका कौन सा, उद्भवन है। तीसरा आपका कौन सा है, प्रदीपन है। और चौथा आपका कौन सा, सत्यापन है। यहाँ क्या कह रहा है, यूरेका क्षण। देखो मैं आपको बता दूं, हालांकि इतना खोल के आपको नहीं पढ़ाया। ग्राहम वाल्स कहता है कि जिस समय बच्चे को समस्या की प्राप्ति हो जाती है, जिस समय बच्चे को समस्या की प्राप्ति हो जाती है, उस समय जो बच्चे के लिए क्या होता है, मोमेंट्स होते हैं। वो मोमेंट्स कैसे हैं जैसे कि उसने यूरेका को प्राप्त कर लिया। यूरेका का मतलब यहाँ ये होता है कि किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने पर खुद को संतुष्ट महसूस करना, उसका मतलब होता है यूरेका। इस बात को कौन कहता है, आपका ग्राहम वाल्स कहता है। क्या कहता है कि जिस समय आप किसी समस्या के बाद समाधान को प्राप्त करते हो, और समाधान के समय आपको जो भी खुशी मिलती है, कैसी खुशी, आपकी क्षणिक जो खुशी मिलती है, उसका नाम देता है, क्या देता है, उसका नाम देता है यूरोको। अर्थात समस्या का समाधान मिलते ही व्यक्ति में क्या होता है, क्षणिक खुशी होती है, या व्यक्तिगत जो मोमेंट्स होते हैं उसका नाम होता है यूरेका। तो यूरेका यहाँ पर कौन सा है, तैयारी में आपको समस्या का समाधान मिलता नहीं है, क्या करता है, समस्या को पहचान करते हो। उद्भवन में क्या करते हो, विचार करते हो। लेकिन जिसमें आपकी तीसरी स्टेज कौन सी होती है, प्रदीपन। प्रदीपन में आपको क्या मिलता है, समस्या का समाधान मिल जाता है, जिसमें आपको समस्या का समाधान अचानक मिलता है। मिलते ही आप में क्या होता है, वो मोमेंट्स आपके लिए अच्छा होता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं क्या, प्रदीपन या फिर प्रबोधन की तैयारी। क्या बोलते हैं, प्रदीपन या फिर प्रबोधन की तैयारी बोलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और ये प्रश्न आपके किस में पूछा हुआ, रीट लेवल 2 के अंदर पूछा, इसलिए आप यहाँ पे ध्यान रखने का प्रयास करना। हालांकि अधीनस्थ बोर्ड इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि यूरेका क्षण का मतलब किससे, आपके वो आपके है प्रबोधन से। किससे है, प्रबोधन से, जिसे बोलते हैं प्रदीपन भी बोलते हैं। ठीक है, प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगला कह रहा है कि विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक कार्यक्रम कौन सी संस्था द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये आपको पता है कौन संस्था, आपकी आरसीआई है, जो आपने 1992 में क्या करती है, एक विभिन्न प्रकार के नियमों को बनाती है और कहती है कि मेरे अनुसार जो भी आपके विकलांग बच्चे हैं, मंदबुद्धि बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए क्या करेगी ये संस्था, आपके लिए अकादमिक कार्यक्रम को संभालने का प्रयास करेगी। संस्था क्या नाम है, भारतीय पुनर्वास परिषद। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला कह रहा है कि डैक्रोली विधि कौन से बच्चों के लिए, आपकी रीट लेवल में पूछा, कौन से बच्चों के लिए, आपके जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनके लिए कौन सी विधि प्रयोग में आती है, आपकी डैक्रोली विधि आती है। औसत बच्चों के लिए कौन सी आती है, आपकी आगमन विधि आती है। क्रिएटिविटी बच्चों के लिए कौन सी आती है, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि आती है। कौन सी आती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग आती है। और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कौन सी विधि, आपकी निगमन विधि है, प्रोजेक्ट विधि है। सारी किसके लिए, आपकी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी आपके रीट लेवल में पूछा है कि आईईपी का फुल नाम क्या है। देखो आई का मतलब होता है इंडिविजुअल, जिसे बोलते हैं व्यक्ति। क्या बोलता है, आई का हिंदी में मतलब होता है इंडिविजुअल, जिसे बोलते हैं व्यक्ति। ई का मतलब होता है एजुकेशन, जिसे बोलते हैं शिक्षा। और पी का मतलब होता है प्रोग्राम, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है व्यक्तिगत शिक्षा प्रोग्राम, अर्थात इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर। ये आपके रीट लेवल 1 के अंदर प्रश्न पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। ये भी आपके रीड 3rd ग्रेड लेवल 2 साइंस मैथ में पूछा गया है कि सृजनात्मकता का कौन सा एलिमेंट नहीं है। अर्थात जब आप किसी नवीन विषय वस्तु की खोज करते हो, उसकी प्राप्ति करने का प्रयास करते हो, उस समय आप में कौन सा एलिमेंट नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले क्या कहता है कि बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बच्चा उस काम को क्या करे, निरंतर रूप से करे, एक ही क्या करे, धारा प्रवाह के साथ करे, बिल्कुल करना चाहिए। व्यक्ति में कभी भी कठोरता नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सृजनशील बच्चा किसी भी बात को याद नहीं करता, स्मृतिकरण नहीं करता है,
स्मृतिकरण करना किसकी विशेषता है? ये आपके प्रतिभाशाली बच्चों के लिए इस बात को ध्यान रखना, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी सारे उत्तर यहाँ पर क्या एकदम है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपाय बाल अपराध का उपचार करने के लिए किया जाता है? ये आपके सेकेंड ग्रेड में पूछा गया, 2025 के अंदर पूछा गया कि जो आपके बाल अपराधी बच्चा है, ऐसा बच्चा जो विद्यालय लेट से आता है, ऐसा बच्चा जो होमवर्क पूरा नहीं करता है, ऐसा बच्चा जो विद्यालय से भाग जाता है, ऐसा बच्चा जो क्लासरूम को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, ऐसा बच्चा जो गुरुजी को परेशान करता है, ऐसा बच्चा जो गुरुजी गाड़ी में से हवा निकाल देता है, कैसे बच्चे बाल अपराधी। ऐसा बच्चा स्कूल में क्या करता है, चोरी करता है, बच्चों के बैग में से पेन निकाल लेता है, वो क्या करता है, स्कूलों में तोड़ फोड़ करता है, वो बच्चा कौन सा आपका बाल अपराधी बच्चा है। उन बच्चों के लिए सरकार को शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या करना चाहिए? क्या उन बच्चों के लिए विशेष सुधार वाले स्कूल होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। उन बच्चों को सुधार करने के लिए अलग अलग प्रकार क्या होना चाहिए, स्कूल होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। उन बच्चों के लिए विशेष क्या होना चाहिए, बाल न्यायालय होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। उन बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, रिमांड होम होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ताकि वहां पर पूछे कि भाई आपकी मूलभूत आवश्यकता क्या है, आपकी समस्या क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, रिमांड होम्स होना चाहिए। फिर कह रहा है कि मनोविश्लेषणकर्ताओं की सहायता लेना, अर्थात ऐसे लोगों को बुलाना जो इनको मस्तिष्क को जान सके, इन भाई साहब की क्या क्या समस्या है, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को समझना, क्या इनको घर में प्रेम मिल रहा है, क्या इनको घर में स्नेह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या इनकी मूलभूत इच्छाओं की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसे बच्चों की समझ अपने कौन बताएगा, मनोविश्लेषण करता बताएगा। इसका मतलब चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन यहाँ पर एकदम है करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी आपके रीड थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड के सॉरी आपके संस्कृत पेपर में पूछा गया। द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पता है कि द बैकवर्ड चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, आपके श्रील भट्ट है। कौन है? श्रील भट्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है कि शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? अब देखो शैक्षिक लब्धि सूत्र देने वाला मनोवैज्ञानिक भी आपका कौन है? श्रील भट्ट है। कौन है? इस शैक्षिक लब्धि का सूत्र देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? श्रील भट्ट है। वो क्या कहता है कि आपकी शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100, ये आपके शैक्षिक लब्धि का सूत्र है। और इस सूत्र को देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? उस मनोवैज्ञानिक का आपके नाम है श्रील भट्ट। क्या नाम है? श्रील भट्ट नाम है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है, शैक्षिक आयु बटा दैहिक आयु गुणा 100। यदि आपसे पूछे मानसिक आयु बटा दैहिक आयु, ये सूत्र किसका है? ये आपका सूत्र है, कह सकते हैं कि बुद्धि लब्धि। किसका सूत्र है? ये सूत्र है आपका बुद्धि लब्धि का। और ये सूत्र कौन देता है? आपका देने वाले मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है? टर्मन है। और कब देता है? 1916 के अंदर देता है। चलिए भाई आगे कुछ देखिए, आगे और क्या है। अब देखो, एक मैंने आपके लिए ऐसा भरपूर प्रयास किया है कि आपके शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत है, चाहे आपके बाल विकास का सिद्धांत हो, यहाँ क्या लिख रखा है कि रीट मुख्य परीक्षा 2026 के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांत एक ही क्लास में, चाहे आपके बाल विकास चैप्टर हो, चाहे आपका अधिगम हो, चाहे आपकी मोटिवेशन हो, चाहे आपका बुद्धि हो, चाहे व्यक्तित्व हो, अर्थात जितने भी आपके सिद्धांत है। जैसे बाल विकास में आपके 9 से 10 प्रकार सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत है, लेव वाइगोस की है, नॉम चॉमस की है, जीन पियाजे है, सिगमंड फ्राइड है, जितने भी आपके सिद्धांत है सभी सिद्धांत। फिर आपके अधिगम में जैसे देख लो, आपके पावलो का है, थॉर्नडाइक का है, स्किनर का है ना, आपके जेरोम मुर्नर का है, आसुबेल का है, कुर्ट लेविन का है, अल्बर्ट बांडुरा का है, जितने भी सिद्धांत है। उसके बाद में आपकी बुद्धि के जैसे स्पेयरमैन का है, बीने का है, थॉर्नडाइक का है ना, आपके स्टनबर्ग का है, गिलफर्ट का है, आपके कह सकते हैं कि कैटल का है, हैब का है, आपके बुद्धि का पास मॉडल, जितने भी सिद्धांत है, अपन सारे सिद्धांत, आपके मोटिवेशन जो भी सिद्धांत है, सभी सिद्धांत मैं चाहता हूँ मैं आपको एक ही क्लास में यहाँ पर करवा दूँ। ये क्लास आपके लिए थ्योरी की क्लास होगी, एज है आपकी रिवीजन क्लास होगी, जिसके अंदर आपको मैं शॉर्ट के अंदर जितने सिद्धांत है उस सिद्धांत की मैं आपको सारांश यहाँ पे बता देता हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो कमेंट करिएगा, ये क्लास मैं आपके लिए कल लेके आ जाऊँगा, यदि आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, तो कमेंट करिएगा ताकि मैं जितने भी सिद्धांत है, क्योंकि देखो आपके सिद्धांतों में से 2 से 3% पक्के आने हैं, आपके 10 क्वेश्चन आने हैं शिक्षा मनोविज्ञान में से, तो ऐसा मान के चलिए आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूरे मनोविज्ञान के सिद्धांतों में से प्रश्न आने ही आने हैं। तो यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे कमेंट करिएगा
कि सर हमारे लिए क्लास लेके आनी, तो मैं ज़रूर आपके लिए क्लास यहाँ पर लेके आऊँगा। साथ ही में एक जितनी भी आपकी मनोविज्ञान की क्या अलग अलग प्रकार की डेफिनेशंस है, वो डेफिनेशंस भी मैं आपके लिए सारी यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो इस क्लास को ज़रूर एक बार मुझे बताइए, कमेंट करिए क्लास आपके लिए आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए। साथ ही में इस क्लास की जो भी आपको पीडीएफ है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है हरीश जानी सर, जिसमें लिखा हुआ है साइकोलॉजी बाय हरीश जानी सर, यहाँ पर आपको सारी मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस है और इसके अलावा जो भी आपके अलग अलग है चैप्टर है, बाल विकास है, अधिगम है, व्यक्तित्व, तो सभी प्रकार के चैप्टर के क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब पे अच्छे से करवा दिए, एमसीक्यूज करा दिए चैप्टर वाइज। और आशा करता हूँ ये क्लास से आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होगी। तो इन क्लास को जरूर एक बार वापस से देखिएगा, रिवाइज करिएगा, रिवाइज करिएगा, और ज़रूर क्लास को प्यार दीजिएगा, स्नेह दीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस बार आप सभी शिक्षक बन के आए और हमारे विद्यालयों के अंदर मास्टर और मास्टरनी की अपनी अहम भूमिका अदा करें। जरूर क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।